वेलकम टू द 89th एपिसोड ऑफ द हॉट इशू। आज मैं जो बात करना चाहता हूं सबसे पहले वो महबूबा मुफ्ती जी के हवाले से है। महबूबा मुफ्ती जी ने फरमाया है कि मैं उस वक्त तक भारत का तिरंगा नहीं लहराऊंगी जब तक कि रियासत जम्मू कश्मीर का पुराना झंडा जो है वो नहीं लहराया जाता। ये तो खुली बगावत है। यानी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसमें आपने कहा कि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है वो नल एंड वॉइड आपने उसको एक किस्म का करार दे दिया। ये आपके पास इख्तियार नहीं है कि आप उसको नल एंड वॉइड दें और आपके इस बयान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अलबत्ता आपने अपने आप को एक्सपोज कर दिया है क्योंकि आपने सब्ज रंग का जोड़ा पहनकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और सब्ज रंग का जोड़ा उस वक्त पहना जाता है जब पाकिस्तान के साथ वफादारी का जो है वो इम्प्रेशन देना हो। बेनज़ीर भुट्टो ने अपने पहले दौरे इक़्तिदार में जब हल्फ उठाया था एज प्राइम मिनिस्टर तो उन्होंने भी सब्ज रंग का जोड़ा पहना था। और हर एक ऐसे मौके पर जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो या कोई भी खातून जो सियासतदान है पाकिस्तान की, उन्होंने कोई स्टेटमेंट बनानी हो, मतलब स्टेटमेंट देनी हो, तो वो ग्रीन कपड़े पहनकर ये स्टेटमेंट देती। उसके अलावा उन्होंने बहुत सारी बातें की जिनको मैं वज़न नहीं देता। और वो कह रही हैं कि जो है कश्मीर का हम लड़ेंगे। और उससे पहले आपको पता है फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि भारत से ज़्यादा जो है कश्मीरी वो चाहेंगे कि चाइना के साथ चले जाएं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में चाहे चीन की ग़ुलामी उनको कबूल है, जिनकी ना शक्ल इनसे मिलती है और ना ज़ुबान मिलती है ना सकाफ़त मिलती है। तो असल में जो कश्मीर के नेशनलिस्ट असल नेशनलिस्ट हैं, मुसलमान, हिंदू, सिख वगैरह, पंडित्स भी, जो हमेशा ये कहते रहे हैं कि 370 और 35A के ख़त्म होने से इनकी दुकानें बंद हो गई हैं, लगता है उनकी बातों में कुछ ज़्यादा ही वज़न है। बहरहाल मैं समझता हूँ कि हमें महबूबा मुफ्ती और जो फारूक अब्दुल्ला हैं इनके ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। हमें तवज्जो देनी चाहिए नई क़यादत की तरफ, नए लोगों की तरफ। आप देखें कि मेरे YouTube चैनल पे आप देख सकते हैं कि मैं अक्सर श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के नौजवान क़यादत और नई सोच रखने वाले जो लोग हैं उनका आपसे तारुफ करवाता हूँ, तो इनको मैं ज़्यादा अहमियत देता हूँ। दूसरी चीज़ जो मैं समझता हूँ करने वाली है वो ये है कि अगर महबूबा मुफ्ती और शेख अब्दुल्ला को ट्रबल करेंगे तो वो हो सकता है किसी हद तक कामयाब हों ट्रबल करने में, गो कि उसके ज़्यादा असरात अवाम पर नहीं पड़ेंगे, अवाम उनके साथ शामिल नहीं होगी। लेकिन चूंकि इंस्टीट्यूशंस के अंदर यानी हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ, ब्यूरोक्रेसी में इन्होंने पिछले 70 सालों से अपने लोग घुसाए हुए हैं, गिलानी ने अपने लोग घुसाए हुए हैं, जिनका माइंड सेट ही सेपरेटिस्ट है, जिनका माइंड सेट ही कम्यूनल है, तो इसलिए ये मुश्किलात पेश आ सकती हैं। और यही वो लोग हैं जो 370 की मुखालफत कर रहे हैं, यही वो लोग हैं जो 35A की मुखालफत कर रहे हैं, यही वो लोग हैं जो डोमिसाइल एक्ट की मुखालफत कर रहे हैं, और यही वो लोग हैं जो कश्मीरी पंडितों की असर-ए-नौ आबादकारी के दर पर्दा सख्त मुखालिफ है। इसलिए मैं समझता हूं कि ज़रूरत इस बात की है कि हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा वो इस बात पर भी तवज्जो दें कि इदारों में से कश्मीर में ख़ास तौर पर जो इदारे हैं उनमें एक भल सफाई की जाए। आप पूछेंगे भल सफाई क्या होती है, तो भल सफाई पीरियोडिक क्लीनिंग ऑफ कैनाल्स होती है। यानी कि जो नहरें होती हैं उनमें काफ़ी सारा सैलाइन जमा हो जाता है, मिट्टी जमा हो जाती है जो वो साथ लेके आते हैं पीछे से, तो फिर कैनाल को बंद किया जाता है और कैनाल जो है उसमें मशीनें लगा के वो मिट्टी विट्टी को निकाला जाता है ताकि वो कैनाल्स जो हैं पानी उसमें फ़्लो करता रहे और सैलाब ना आए। तो इसी तरह से इन इदारों के अंदर भी मेरा ख्याल है कि बहुत सख्त ज़रूरी है कि छांटियाँ अगर नहीं भी कर सकते तो जो नए आने वाले लोग हैं जिनको जो रिटायर हो रहे हैं और उनकी जगह नए लोगों को रिक्रूट करना है, तो इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाए कि वो देशभगत हों, वो भारतवासी हों, वो भारत से प्यार करते हों और वो किसी कीमत पर भी जो है वो हिंदुस्तान को ऐसे मुल्कों का के आगे फ़रोख्त ना करें जिन मुल्कों का एजेंडा ही ये है कि भारत के अंदर कम्युनलिज्म के ज़रिए जो है अफरा तफरी फैलाई जाए। चलते हैं पाकिस्तान की तरफ।
देखिए, आप जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त बहुत अथल पथल हो रही है। एक तरफ गिलगित बल्तिस्तान में 15 नवंबर को इंतखाबात होने जा रहे हैं। जैसा मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि 15 नवंबर की तारीख जो है इसको आगे किया गया था, यानी अगस्त में मौसम गर्मा में इलेक्शन होने के बजाय इसको आगे करके नवंबर में करवाया गया। और कल की खबर यह है कि बालाई इलाकों में ऑलरेडी जो है वो बर्फबारी का सिलसिला धीरे धीरे शुरू हो गया है, जिसका मतलब यह है कि वोटर्स के लिए पोलिंग स्टेशन तक जो है जाना वो ना सिर्फ मुश्किल हो जाएगा बल्कि कई सूरतों में नामुमकिन भी हो जाएगा। तो धांधली के पूरे प्रोग्राम है। इसके अलावा आप जानते हैं कि बिलावल भुट्टो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा कि वो 15 नवंबर तक गिलगित बल्तिस्तान में ही रहेंगे और गिलगित बल्तिस्तान से फतह का जश्न मनाकर लौटेंगे। तो पाकिस्तान की ये जो मदाखलत है, यानी इस लेवल की कि पाकिस्तान की नेशनल जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके लीडर्स जो है वो एक इंडियन टेरिटरी में आके, एक्सक्यूज मी, जिस पे पाकिस्तान का कब्जा है, इलेक्शन कैंपेन्स कर रहे हैं, ये उनकी ढिठाई और शायद हमारी कमजोरी है और इसी की निशानदेही है। देखिए, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें सबसे अहम बात जो समझने वाली है वो ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो रवायती सियासी लोग हैं वो इस रेस में अपने घोड़े दौड़ा रहे हैं, खुद भी दौड़ रहे हैं, लेकिन हमने इन इलेक्शंस के बाइकाट की कॉल दी हुई है। ये इलेक्शन एक फ्रॉड है, ये इलेक्शन एक धोखा है। और इसका सबसे बड़ा सबूत जो है वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो, वो घांचे में, शगर में और ये जो है स्कर्दू में, तमाम जलसों में बार बार ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी अगर जीत गई तो गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाया जाएगा। ये गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की आंखों में धूल झोंकने के बराबर है, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान एक मुतनाज़ा इलाका है और जब तक ये एक मुतनाज़ा इलाका है इसको सूबा नहीं बनाया जा सकता। ना सिर्फ ये बल्कि भारत ऐसा होने भी नहीं देगा, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान लद्दाख का अटूट अंग है और लद्दाख भारत का अटूट अंग है। इस तरह से गिलगित बल्तिस्तान भारत का अटूट अंग है। तो अब हम चलते हैं पीडीएम की तरफ। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट एक 11 पार्टियों का एक अलायंस है जिन्होंने 16 अक्टूबर को गुजरांवाला, 18 अक्टूबर को कराची और 25 अक्टूबर को कोयटा में जलसा किया। तमाम जलसागाह जो थी वो भरपूर अंदाज में लोगों से भरी हुई थी, बल्कि जलसागाहों के बाहर भी हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे। और 2 ऐसे जलसे हैं, 3 में से 2 जलसे हैं जिनमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो 3 बार पाकिस्तान के वजीर आजम रह चुके हैं, प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनका उनकी तकरीर जो है वो बराह रास्त थ्रू सैटेलाइट लंदन से ब्रॉडकास्ट की गई जलसों में। और उनमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है उन्होंने बहुत समझदारी के साथ तकरीरें की और उन्होंने इंस्टीट्यूशन और बाजवा को अलहदा कर दिया। उन्होंने कहा कि इंस्टीट्यूशंस के साथ हमारा कोई मतलब मुकाबला नहीं है, ना कोई लड़ाई है, बल्कि उन लोगों के साथ है जो इंस्टीट्यूशंस को इस्तेमाल करते हैं सिविल गवर्नमेंट के खिलाफ, पॉलिटिशियंस के खिलाफ और इकोनॉमी में मुल्क की मदाखलत करते हैं। और उसमें उन्होंने बाजवा और जो कि आर्मी के चीफ हैं और ISI जो है उसके डायरेक्टर जनरल फैज़ हमीद जो है उनके नाम लेकर उन्होंने निशानदेही की, जिसका मतलब ये है कि ये तहरीक की कामयाबी जो है वो तभी होगी जब बाजवा और फैज़ हमीद को अपने ओहदों से मुस्तफ़ी होना पड़ेगा। इसीलिए अब जो नैया है इक़्तिदार की, उसमें इमरान खान, फैज़ हमीद और जनरल बाजवा ये एक ही नैया में बैठे हैं और इनकी नैया तेजी से डूब रही है। एक्सक्यूज मी। आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो डीप स्टेट है उसको नवाज शरीफ ने स्टेट अबव स्टेट का नाम दिया है। यही वो स्टेट अबव स्टेट है जिसने कल अली इमरान को, जो कि जियो न्यूज़ के एक कॉरेस्पॉन्डेंट थे, उनको किडनैप करवाया इस स्टेट अबव स्टेट ने। और किडनैप करवाया तो इतना शोर मचा कि
उनको 21-22 घंटों के बाद अली इमरान को छोड़ना पड़ा। लेकिन अली इमरान अभी तक ये नहीं बता रहे कि उनको अगवा किसने किया। वो यही कह रहे हैं कि नामालूम अफराद मुझे उठाकर ले गए थे। तो उनको अगवा क्यों किया गया? अली इमरान को इसलिए अगवा किया गया कि अली इमरान ने, आपको याद होगा कि 19 अक्टूबर को कैप्टन रिटायर्ड सफदर, जो कि नवाज शरीफ के सन इन लॉ हैं, उनको कराची के एक मकामी होटल से दरवाजे तोड़कर अरेस्ट किया और उठाकर ले गए। इसके ऊपर पूरी सिंध जो पुलिस है उसके अंदर एक बगावत हो गई और सब ने अपने अपने इस्तीफे दे दिए। वो सब आपको पता है, पिछली वीडियोस में भी हैं वो बातें। तो वो जो सीसीटीवी फुटेज थी उनके अरेस्ट की, वो अली इमरान ने बड़ी हुनरमंदी से हासिल की और मीडिया को जारी कर दी। तो ये उनका जुर्म था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त जो है वो कहाँ तक है। मेरा ख्याल है इंडिया के जो जर्नलिस्ट हैं और जो मीडिया है उसको बड़ा शुक्रगुजार होना चाहिए बीजेपी का, कि बीजेपी जो है उसके दौर में भी ऐसे चैनल हैं जिनका सुबह शाम काम ही है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी का नाम ख़राब करना है और बीजेपी के और आरएसएस के ख़िलाफ़ जो है वो जहर उगलना है। आखिर में मैं शुक्रिया अदा करूँगा मरियम नवाज़ का, जिन्होंने हमारे एक बहुत ही दरीना मुतालबे को पीडीएम के कोयटा के जलसे में पूरी दुनिया के सामने रख दिया। वो है बलूचिस्तान में गुमशुदा अफराद का सवाल। इस वक्त तक बलूचिस्तान में हज़ारों की तादाद में नौजवान जो है, मर्द और सैकड़ों की तादाद में औरतें भी, वो लापता हैं। इनको किसने लापता किया? स्टेट अबव स्टेट। तो मरियम नवाज ने स्टेज के ऊपर मिसिंग पर्सन्स के बेटियों को, उनकी माओ को साथ लेकर आई और उन्होंने आवाज़ उठाई कि ये मिसिंग पर्सन्स हम जानते हैं कि इनको किसने मिसिंग किया। जिसका मतलब ये है कि अगर पीडीएम की मूवमेंट आगे जाती है और कामयाब होती है और एक अनकॉम्प्रोमाइजिंग स्टांस लेकर आगे बढ़ती है और अवाम को ये नज़र आ जाता है कि वाकई दे मीन बिजनेस, तो फिर इस बात का बहुत इम्कान है कि आईएसआई और पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है, इसकी सियासी मामलात में जो मदाखलत है, इसकी ये जो शक्ति है मदाखलत करने की, जो ताकत है मदाखलत करने की, ये इंतहाई कमज़ोर पड़ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और प्लीज़ इसको, मेरे यूट्यूब चैनल को आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाएं, क्योंकि मेरा ट्विटर अकाउंट तो बंद कर दिया है। पता नहीं क्यों बंद कर दिया। जिस दिन मैंने काजी फायज़ ईसा की खबर चलाई थी उसके तकरीबन आधे घंटे के अंदर अंदर मेरा जो है वो ट्विटर अकाउंट बंद हो गया। तो अब मेरे पास सिर्फ यही एक राब्ते का ज़रिया है। जब तक यूट्यूब वाले मुझे बंद नहीं करते उस वक्त तक कम से कम आप ये तो कर सकते हैं कि अपने एक एक दोस्त को, दो दो दोस्तों को ये कहें कि वो इसको सब्सक्राइब करें, इसको फैलाएं, इसको शेयर करें, क्योंकि यही वो वाहिद खिड़की है जहां से मैं आपसे बात कर रहा हूं और जहां से आप झांक कर देखते हैं कि सच क्या है। थैंक यू वेरी मच।